लीवरेज क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप। क्या बताया आपने, रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, टू इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, ये होता है लिवरेज। अब हम एफएम में बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, तो एक आपने पढ़ा ऑपरेटिंग लिवरेज। अभी आपने जिसने भी पढ़ा था, बताओ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, हाँ जी बताओ। ठीक है, बहुत अच्छे, जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह में जो रिस्क होता है वो, ठीक है, और किसकी वजह से होता है ये और बता दो, ड्यू टू फिक्स कॉस्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ड्यू टू फिक्स कॉस्ट इन कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये होता है आपका ऑपरेटिंग रिस्क फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज। और क्या मेजर करता है ये मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड कंट्रीब्यूशन, फर्स्ट थिंग, और सेकंड आपका क्या मेजर करता है कि कितना चेंज आएगा, इट एस्टिमेट्स परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या परसेंटेज 1% चेंज इन सेल। ये मेजर करता है कि आपके सेल्स में 1% चेंज आने से EBIT में कितना परसेंट चेंज आएगा, ये मेजर कर देगा आपका आपका ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। क्या कैसे निकाला आपने भाई, देखो इसकी जो रिजल्ट्स निकल के आए, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या क्या है, एक तो ये EBIT, सॉरी बहुत अच्छे, आपको तो याद हो गए, ऑपरेटिंग लिवरेज, एक तो ये बनाया आपने कंट्रीब्यूशन डिवाइड में EBIT, और दूसरा क्या था, चलो बहुत अच्छे, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये दो फॉर्मूले थे। और देखो ये क्या था, ये इक्वेशन दो सभी को आती है, बेसिक इक्वेशन बहुत बार कर चुके हैं, मैंने कहा एफएम में इसके बिना काम नहीं चलता। वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट EBIT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यही तो है ऑपरेटिंग रिस्क ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बता रहा है ये वाली चीज, ठीक है। तो आपने मेजर कर दिया ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बताता है, कंट्रीब्यूशन और EBIT में रिलेशनशिप, और कितना चेंज आएगा आपके EBIT में ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये आपने पढ़ा है इसमें। फिर इसकी जो रिजल्ट निकल के आए ध्यान से देखना, आपने कहा कि अगर आप ये देखो, अगर आपके जो पास फिक्स कॉस्ट हो जाए 0, यानी देयर इज नो फिक्स कॉस्ट इन कॉस्ट स्ट्रक्चर, आपने अभी लिखा है ना कि ड्यू टू फिक्स कॉस्ट इन कॉस्ट स्ट्रक्चर, इसकी वजह से ऑपरेटिंग लिवरेज, आप हम कह रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, तो आपका क्या होगा, इसका रिजल्ट ये आएगा, देखो ध्यान से, ये फिक्स आपकी 0 हो गई, और तो कंट्रीब्यूशन किसके बराबर आ जाएगा, EBIT के, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू EBIT, और आपका ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा, बहुत अच्छे, ऑपरेटिंग लिवरेज आपका हो गया 1, फर्स्ट थिंग। दूसरा आपने पढ़ा, मान लो इफ कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर आ जाए, सेकंड, ये जो कंट्रीब्यूशन है फिक्स कॉस्ट के बराबर आ जाएगा, तो EBIT क्या हो जाएगा 0, और ऑपरेटिंग लिवरेज अनडिफाइंड, तब आपका ऑपरेटिंग लिवरेज हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। दो चीजें आपको समझ में आई, ये था ऑपरेटिंग लिवरेज। देखो आपने क्या पढ़ा, एक तो ये लाइन मैंने ऊपर ही लिख दी थी, फर्स्ट थिंग ऑपरेटिंग लिवरेज होता है आपका फिक्स कॉस्ट इन कॉस्ट स्ट्रक्चर की वजह से, क्या मेजर करता है कि आपकी सेल्स में कितना चेंज आएगा ड्यू टू 1%, सॉरी कितना चेंज आएगा आपका EBIT में ड्यू टू 1% चेंज इन सेल्स, किसकी वजह से, फिक्स कॉस्ट की वजह से। फिक्स कॉस्ट है ही नहीं ना, तो ऑपरेटिंग लिवरेज आपका 1 ही रहेगा, यानी जितना चेंज आपके सेल्स में आएगा उतना ही इसके इसमें आ जाएगा, क्योंकि एक बीच में यही तो आएगा ना वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है पर यूनिट फिक्स होती है,
तो वेरिएबल कॉस्ट 5 है तो हर बार 5 कम कर लो, बस उतना ही चेंज आना, प्रॉफिट ही होगा सारा। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट ही हो गया ना फिर। तो इसलिए क्या होता है, इसकी वजह से होता है ये। और अगर आपका फिक्स कॉस्ट 0 है तो EBIT आपका कंट्रीब्यूशन के बराबर ही है 1, और कंट्रीब्यूशन में है अगर फिक्स कॉस्ट के बराबर, यानी सारी की सारी फिक्स कॉस्ट के बराबर EBIT 0 है, तो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये था ऑपरेटिंग लीवरेज। अब दूसरा देखिए इसके आगे की प्रोसेस, ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, हाँ जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसी में आपने क्या निकाल दिया, अभी एक और पार्ट बना दिया, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये क्या बना, ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, ठीक बात है, ठीक है। अब आगे का काम देखो, EBIT माइनस में इंटरेस्ट, ठीक है, फिर क्या है आपके पास EBT, फिर टैक्स, और फिर आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर माइनस में प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर ये जितना भी पैसा बच गया किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, और फिर आ गया EPS, और EPS निकालने का फॉर्मूला देख लिया था। तो यहां से लेकर यहां तक का सारा काम किसका है, फाइनेंशियल लीवरेज का। ठीक है, ये आपका हुआ फाइनेंशियल लीवरेज, और कौन सा सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा लीवरेज देखो, ये सभी ने अच्छे से समझ लिया ऑपरेटिंग लीवरेज, किसी को कोई डाउट नहीं है ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मोनिका समझ में आ गया ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है, चलो बहुत अच्छे। निशा, चलो ठीक, अगला देखो भाई, दूसरा आपका जो लीवरेज है वो है आपका फाइनेंशियल, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है फाइनेंशियल लीवरेज। आपने क्या लिखा था, ऑपरेटिंग लीवरेज होता है ड्यू टू फिक्स कॉस्ट इन कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये था पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आप क्या लिखोगे, फाइनेंशियल लीवरेज इज ड्यू टू फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेज, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेज इन किसमें, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस मतलब वो क्या क्या हुए आपके, डेट हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, प्रेफरेंसेस। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डेट पे क्योंकि आप क्या देते हो, इंटरेस्ट, ये भी फिक्स है, और प्रेफरेंस पे आप देखते हो फिक्स डिविडेंड, ये भी फिक्स। नहीं टैक्स नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर का थोड़ी सोर्स है वो। नहीं, टैक्स आपकी कंपल्सरी लायबिलिटी तब बनती है जब आपके पास पैसा बचेगा, मतलब आपको प्रॉफिट बचेगा तब पेमेंट करना, ये जरूरी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये फाइनेंशियल चार्जेस होता क्या है। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, ये जो पॉइंट बना आपका इस वाले ऊपर वाले जो आपने पढ़ा था, अगर आपके पास EBIT 0 हो गया, EBIT 0, तो इस पॉइंट पर एक और चीज भी तो होती है, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट, है ना। तो यानी जब आपका ऑपरेटिंग लीवरेज अनडिफाइंड हो तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ये बात भी आप समझना, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट होता है आपका कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट, यानी यहाँ पर आपका है टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर आ गया, या जो सेल्स है वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट के बराबर आ गया। ठीक है, ऊपर वाला सारा ऊपर हो गया। अब इसी तरीके से आया फाइनेंशियल लीवरेज, यह है ड्यू टू फिक्स चार्जेस की वजह से होता है, और ये था आपका, यहाँ फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, इसका काम आएगा ये EBIT माइनस में इंटरेस्ट, फिर आ जाता है EBT, ये इतनी काम की चीज़ है, बार बार रिपीट ही होता रहता है ये, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, और ये सारा पैसा बचा इक्विटी के लिए, और फिर आ गया EPS। ठीक है, क्या लिखा आपने, कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस जो कि डेट होता है और प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। ठीक है, चलो क्या कहता है ये, इसका जो फॉर्मूला बना, एक तो ये बन गया आपका क्या, EBIT डिवाइड में फाइनेंशियल लीवरेज डिवाइड में EBT, और क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है कि EBIT में 1% चेंज आने से EPS में कितना चेंज आएगा, यानी रिलेशनशिप मेजर करता है ये जो फाइनेंशियल लीवरेज है, किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन EPS
एंड ईबीआईटी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेजर करता है। ऑपरेटिंग लीवरेज ने सेल्स और ईबीआईटी के बीच में, ठीक है, कंट्रीब्यूशन या ईबीआईटी के बीच में। अब देखो ध्यान से क्या मेजर किया इसने, यहां पर भी अगर मान दो कि ये फॉर्मूला देखो, ईबीआईटी इज इक्वल टू ईबीटी, यानी जो ये इंटरेस्ट है किसकी वजह से है, ये आपका ड्यू टू फिक्स फाइनेंस चार्जेस, इंटरेस्ट की वजह से है मेनली, ठीक है। अब आपने लिखा पहली जब आपकी जो कंडीशन निकली, ईबीआईटी अगर हो जाए इंटरेस्ट के बराबर तो ईबीटी क्या हो गया, ईबीटी क्या हो गया, जीरो। ईबीटी जीरो हो गया ना टैक्स देना ना प्रेफरेंस डिविडेंड देना, आपके पास सिर्फ इतना पैसा बचा कि आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाओ, बाकी कुछ नहीं बचा। तो मुझे पहले तो ये बताओ कि यहां पर जो आपका फाइनेंशियल लीवरेज है वो क्या होगा, बताओ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगा, बताओ। अनडिफाइंड हो गया ना, जैसे ईबीआईटी 10, ये भी 10, ये 0 और इसको आपने लिखा 10 डिवाइड में 0, तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, पहली बात सभी को क्लियर है। दूसरी बात देखो, अगर आपके पास ईबीआईटी इंटरेस्ट के बराबर आया, अभी कुछ नहीं बचा, यानी आपके पास इतना ही पैसा बचा कि आपने फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस को दे दिया, तो ये क्या बनता आपके पास, ये बनता आपका ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ गया, फाइनेंशियल ब्रेक इवन, यानी इतना ही पैसा बचा कि आपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी। तो आपसे कोई पूछे कि आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो दो तीन बातें इसके बारे में कि जहां पर ईबीआईटी इंटरेस्ट के बराबर हो जाए, दूसरा जहां पर आपका फाइनेंशियल लीवरेज अनडिफाइंड हो, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, क्योंकि आपका ये ड्यू टू होता है आपका फिक्स कॉस्ट की वजह से, अगर मान लो इफ देयर इज नो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, कोई भी आपने फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस आपने नहीं ली हैं, तब आपका फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगा, 1। देखो क्या है भाई, आपके इंटरेस्ट है ही नहीं आपके पास, यह है आपका ईबीआईटी मान लिया 10, आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, ये आया आपका 10, आपने पुट किया तो वैल्यू क्या आई, 10 डिवाइड में 10, वैल्यू क्या आई, फाइनेंशियल लीवरेज होगा 1। दूसरी स्टेटमेंट आई, क्लियर हो गई। तीसरी बात आई, ये क्या मेजर करता है आपका, ये जो मेजर करता है, ये मेजर करता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू 1% चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है। इसके फॉर्मूले आपने लिख ही लिए थे, एक तो ये फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइड में ईबीटी, और दूसरा वो फॉर्मूला लिखा है मैंने, वो यहाँ लिख देता हूँ, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है। आ रहा है समझ में भाई सभी को, है ना, चलो बहुत बढ़िया। ये दोनों शीतल आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, शीतल समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो जाना है भाई, किसी स्टूडेंट के कुछ भी नहीं समझ में आए मुझे बता जरूर देना, क्योंकि आपको ही लॉस होगा, मुझे तो आती है चीजें, है ना, तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलो ये क्या हुआ, ईबीआईटी आपके पास फाइनेंशियल चार्जेस, अगर आपका कोई फिक्स फाइनेंशियल चार्ज नहीं तो आपका फाइनेंशियल लीवरेज 1 होगा। क्या चेंज करता है, क्या मेजर करता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू 1% चेंज इन ईबीआईटी। फॉर्मूला देख लिया आपने, इसका क्या बनता है, ठीक है। 2 लीवरेज पढ़ लिया आपने, ये भी बिल्कुल। ईबीआईटी अगर आपका इंटरेस्ट के बराबर है तो ईबीटी 0 हो गई ना, ये देखो, ये 10 था, ये 0 आ गई, तो फिर आपका अनडिफाइंड होगा, क्योंकि वही आपका आया 0 से। ईबीआईटी अर्निंग, ये ऊपर निकाला था आपने, ये फॉर्मूला ईबीआईटी यहाँ से निकाल के लेके आए थे आप, ये नहीं था ईबीआईटी, ये वाला ईबीआईटी। नहीं, ईबीआईटी कर दो ना आप,
ईपीएस का क्या करना है, ईपीएस तक तो पहुंचेंगे जब तक, तो बीच में दो और आते हैं टैक्स, है ना, फिर आता प्रेफरेंस डिविडेंड, तो वहां तक क्यों जाना हमने। ईपीएस 0 तो अभी आएगा नहीं, अभी तो हमें ये जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है यहीं तक रहो बस आप, ठीक है। और ये था भाई, आप देख लो किसी को कुछ पूछना हो तो यहाँ तक दोनों इसमें लिवरेज में, फाइनेंशियल लिवरेज और आपका ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। बस ये थोड़ा सा रह गया, एक और रह गया, ठीक है। तीसरा है आपका कंबाइंड लिवरेज, तीसरा है कंबाइंड लिवरेज। देखो अभी देखो आपने जो फर्स्ट आपने पढ़ा क्या, ऑपरेटिंग लिवरेज, उसने मेजर कर दिया क्या, रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड सेल्स या कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट फाइनेंशियल लिवरेज ने मेजर कर दिया रिलेशनशिप बिटवीन EPS एंड EBIT। अब बात आई कंबाइंड लिवरेज की, कंबाइंड लिवरेज होता है क्या, फिर से वही इक्वेशन आपकी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट, आपके आया EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, फिर इंटरेस्ट गया, फिर आया EBT, फिर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड और ये अमाउंट, और फिर क्या जाएगा EPS। तो ये वाला पार्ट था आपका, यहां से लेकर यहां तक का ये क्या था, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑपरेटिंग लिवरेज, और यहां से लेकर जो काम हुआ आपका ये क्या बना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल एज आपका फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज देखो किसी, फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेट हो गया, ये आपका ऑपरेटिंग उससे हुआ, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, ठीक है। और बात आई अभी आपकी ये कंबाइंड लिवरेज, क्या मतलब हुआ, ऑपरेटिंग लिवरेज ने मेजर कर दिया EBIT और सेल्स में, इसने EPS और सेल EBIT में, ये मेजर करता है कि सेल्स में 1% चेंज आने से EPS में कितना इंपैक्ट आएगा, डायरेक्टली इंपैक्ट निकाल देगा। बेसिकली जो कंबाइंड का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ टू, एंड हाउ टू कैलकुलेट कंबाइंड लिवरेज, जो आपका कंबाइंड लिवरेज निकल के आता है वो निकल के आता है ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों की मल्टीप्लाई लिखोगे तो ऐसे इन दोनों का फॉर्मूला लिखो, इसका ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन, क्या था, परसेंटेज चेंज इन डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये तो था ऑपरेटिंग लिवरेज का। फाइनेंशियल लिवरेज का क्या था, परसेंटेज चेंज इन EBIT, यही था ना, ये हुआ कैंसल, क्या बच गया आपके पास, कंबाइंड लिवरेज परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन आपका सेल्स, निकल के आ गया ना कंबाइंड लिवरेज, दोनों की मल्टीप्लाई किया आपने और कुछ नहीं किया। और ये क्या बताएगा, ये बताता है आपके EPS में कितना चेंज आएगा ड्यू टू 1% चेंज इन सेल्स, सेल्स और EPS में रिलेशनशिप बनाता है। अब एक लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, आपने देख लिया ये सारी चीजें, आपने बस ये बताना कि कौन सी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग कंपनी के लिए अच्छी होगी। क्वेश्चन क्या आपके पास, क्वेश्चन ये है, आपको समझना है, सेलेक्ट द बेस्ट, बेस्ट सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग लिवरेज भी हाई है, फाइनेंशियल लिवरेज भी आपका हाई है। बी, ऑपरेटिंग लिवरेज आपका लो है, फाइनेंशियल लिवरेज भी आपका लो है। सी, ऑपरेटिंग लिवरेज आपका हाई है, फाइनेंशियल लिवरेज वो आपका हाई है, नहीं सॉरी वो लो है। अच्छा मीनू थोड़ी देर रुक तो जा, ऑपरेटिंग लिवरेज आपका लो और फाइनेंशियल लिवरेज आपका हाई, चारों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट सिचुएशन कंपनी के लिए हो सकती है, और फिर इसका आंसर भी देना है, मतलब वो रीजन भी बताना है। बताओ शाबाश, ये जो नए स्टूडेंट है पहले वो बताओ, अब तो ऑफलाइन वाले भी ट्राई करो, तब तो ऑनलाइन वाले कर रहे हैं। बताओ कौन सी हो सकती है, ये गरिमा, निशा, मोनिका, ये शीतल और ये कोमल,
बताओ भाई, शाबाश। कौन सी होगी आपके अकॉर्डिंग? मंजू बता, आप लोग भी सोचो आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट सिचुएशन हो सकती है इनमें, भाई कंपनी के लिए अच्छी है। कंबाइंड तो समझ में आ गया ना, कंबाइंड क्या होता है, तो दोनों का कंबाइंड करके देख लो। देखो मान लो ये वाली सिचुएशन देखो, ऑपरेटिंग लिवरेज है आपका 10, फाइनेंशियल लिवरेज भी 10, कितना हुआ 100। मतलब क्या हुआ, अगर सेल्स में 1% का चेंज आएगा ना तो ईपीएस में 100 पर गुना चेंज आ जाएगा। मतलब रिस्क तो, रिटर्न तो बढ़ेगी 100%, लेकिन रिस्क भी तो 100 गुना हो गया। तो क्या ये सिचुएशन अच्छी है? मतलब 1% गिर गई सेल्स तो अच्छी नहीं है, ठीक है। चलो दूसरी देखो, ऑपरेटिंग लिवरेज भी कम, फाइनेंशियल लिवरेज भी कम। मान लो ये भी आपका 0.5 और ये भी आपका 0.5, क्या आ गया आपके पास 0. ये अच्छी है, और कम कर दिया इसने, तो दोनों चीजें कम करने के बाद ये भी चलो अच्छी नहीं है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग लिवरेज आपका हाई, ऑपरेटिंग लिवरेज मान लिया आपने है 10, फाइनेंशियल लिवरेज मान लिया 0.5, कितना आ गया 5। एक के रिस्क को दूसरे ने कंपनसेट कर दिया। इसको मान लो आप 0.5 मल्टीप्लाई इसको 10 मान लो तो भी आया 5। तो आपका क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई एक आपका ज्यादा हो और एक आपका कम हो, तो वो सिचुएशन क्या होगी आपके लिए अच्छी होगी। भाई समझ में आई?